स्टडीज़ पोर्टल A1। आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस, जो कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली तौर पे रिकॉर्ड किया जा रहा है। कोर्स का नाम है इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस MGT 211। और अगर कोई ऐसा पार्टिसिपेंट, कोई ऐसा विजिटर जो कि बिज़नेस को समझने में इंटरेस्टेड हो, तो वो भी ये लेक्चर ले सकता है। इंशाल्लाह उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा जी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं जी। इस यूनिट के अंदर हम बेसिकली बिज़नेस को डिस्कस करेंगे। बिज़नेस क्या होता है, कैसे किया जाता है, और बिज़नेस के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं, और जो एक अच्छा बिज़नेसमैन होता है वो क्या होता है, वो कौन होता है। एक अच्छा बिज़नेसमैन किस तरीके से कारोबार को लेकर चलता है, हम इंशाल्लाह इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है। कोशिश तो मैं करूँगा कि ये लेक्चर थोड़ा शॉर्ट से शॉर्ट हो जाए, क्योंकि ये लेक्चर इसके अंदर जो कंटेंट है थोड़ा सा ज़्यादा है, तो आप गौर से समझिएगा इसको, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले जी इंट्रोडक्शन पे बात करते हैं। बिजनेस का इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का कॉन्सेप्ट है क्या? लिटरली द वर्ड बिजनेस मीन्स अ स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। बिजनेस का अगर तो हम लिटरली अगर हम इस चीज़ को देखें, इस कॉन्सेप्ट को देखें, तो इसका ये मतलब है कि मसरूफ़ रहना, बिजी रहना। किस चीज़ के अंदर बिजी रहना? बिजनेस जो है ये मसरूफ़ रहने का नाम है, मतलब बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर मसरूफ़ रहने का नाम है। जनरली द टर्म बिजनेस इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंसर्न विद अर्निंग मनी। बिजनेस की जो टर्म है, अमूमन इसके अंदर तमाम तर ह्यूमन एक्टिविटीज़ आती हैं, क्योंकि बिजनेस इंसान करते हैं। बिजनेस के अंदर मेन दो ही तरह की एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बाइंग एंड सेलिंग। बेचने वाला भी इंसान है और ख़रीदने वाला भी इंसान है। तो ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है ओवरऑल, कंसर्न विद अर्निंग मनी। इसका जो मेन मकसद होता है, जो मेन एम होता है, वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच वेरियस पर्सन्स रेगुलरली प्रोड्यूस or exchange goods and services for mutual gain or profit. The goods and services produced or purchased for personal use are not included in business. जी, यहाँ पे कहता है, दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि कारोबार एक ऐसी सरगर्मी को कहा जाता है जिसके अंदर रेगुलरली गुड्स की और सर्विसेज की प्रोडक्शन हो, या गुड्स या सर्विसेज एक्सचेंज की जाएं फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। यानी कि या तो ये होता है कि बिजनेसेस के अंदर या तो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, या बनी बनाई प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज की जाती हैं कैश के अगेंस्ट, या तो सर्विसेज जो हैं वो डिलीवर की जाती हैं और बदले में उनसे कंसिडरेशन ली जाती है, कैश लिया जाता है। जो भी मेन मकसद होता है इस तमाम तरह एक्टिविटी करने का, बाइंग और सेलिंग करने का, मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। हम ये कह सकते हैं कि एनी लीगल एक्टिविटी विच इज डन फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। अब नीचे कहता है कि द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और परचेस्ड फॉर पर्सनल यूज आर नॉट इंक्लूड इन बिजनेस। कि अगर तो गुड्स या सर्विसेज, ठीक है, प्रोड्यूस की जाती हैं या परचेज की जाती हैं पर्सनल कंजप्शन के लिए, यानी कि अगर लेट से एक शख्स है, वो जाता है मार्केट के अंदर और चीज़ जाके बाई करता है, कोई भी प्रोडक्ट बाई करता है, उसका मकसद ये नहीं है कि वो आगे उसको रीसेल करेगा और मुनाफा कमाएगा। उसका मकसद ये है कि वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल करेगा, तो ये बिज़नेस नहीं कहलाएगा। अच्छा, इसके आगे यहाँ पे मेन इनकी तीन जो है डेफिनेशंस हैं, इसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं स्टेप बाय स्टेप जल्दी से। बिजनेस में बी डिफाइंड एज अ ह्यूमन एक्टिविटीज directed toward providing or acquiring wealth through buying and selling of goods। तो बिजनेस को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बिजनेस एक ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी कहलाती है जिसके अंदर दौलत एक्वायर की जाती है, वेल्थ हासिल की जाती है थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कि चीज़ें बेचकर, चीज़ें खरीद कर, ठीक है, दौलत का हसूल किया जाता है। सेकंड में जो डेफिनेशन है, एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज एंगेज्ड इन फॉर द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट मे बी कॉल्ड बिजनेस। हर वो ह्यूमन एक्टिविटी जो कि एंगेज होती है किसके लिए? इन द सेक ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, मुनाफा कमाने के लिए, तो ये कारोबार हो सकता है। इसके बाद BW व्हीलर साहब कहते हैं कि एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी। कि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि ऑर्गेनाइज होता है और ऑपरेट होता है, ठीक है, टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज,
चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए, सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए टू दी सोसाइटी, मुआशरे को। देखें ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये हमारी सोसाइटी का पार्ट है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा होती हैं। अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन इज बिजनेस, ठीक है, और उनका एक मकसद होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, उनके सामने उनके प्राइवेट गेन्स होते हैं, इंसेंटिव्स होते हैं, प्रॉफिट अर्निंग होती है जिसके लिए वो काम कर रहे होते हैं। अगर हम देखें इस बिजनेस की एक मुख्तसर सी डायग्राम, तो यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग वेल्थ और फिर आगे बाइंग एंड सेलिंग पूरा एक प्रोसेस होता है कि बिजनेस के अंदर बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं। किस मकसद के लिए, मंजिल क्या होती है, अचीव क्या करना होता है, वेल्थ, दौलत किस तरीके से कमाई जाए। जी अब हम इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि बिजनेस के अंदर कौन कौन सी खुसूसियात होती हैं। तो सबसे पहला कैपिटल कहते हैं सरमाए को। देखें कोई भी बिजनेस है तो बगैर पैसे के नहीं चल सकता। कैपिटल इज अ लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, इट इज मोस्ट एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस। इन दिस केस ऑफ डेफिशिएंसी लोन्स कैन टेकन फ्रॉम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। कि जो सरमाया जो है एक हर बिजनेस के अंदर लाइफ ब्लड की हैसियत रखता है और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत एसेंशियल है, बहुत एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी बिजनेस का। इन केस ऑफ डेफिशिएंसी, अगर तो कैपिटल की डेफिशिएंसी, उसकी कमी है, तो फिर ये कमी पूरी की जा सकती है लोन्स लेकर। लोन्स कैन बी टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो माली अदारे होते हैं जिसके अंदर हमारे बैंक्स आते हैं, या बैंक्स के अलावा भी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहां से सरमाया लेकर, ठीक है, लोन्स की शक्ल में इस कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद ये है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कहते हैं अफादे को, फायदा। यूटिलिटी इज इकोनॉमिक टर्म रेफरिंग टू दैट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टेन कमोडिटी। कमोडिटी कहते हैं शिया को, चीज। तो यूटिलिटी जो है एक इकोनॉमिक टर्म है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी कमोडिटी है तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो खुसूसियात होती हैं, वो पाई जाती हैं। विच कैन सेटिस्फाई एनी ह्यूमन नीड, जो कि किसी भी शख्स की ह्यूमन नीड को सेटिस्फाई कर सकती हैं। बिजनेस क्रिएट यूटिलिटी विच गिव्स बेनिफिट टू द एंटायर सोसाइटी एज वेल एज बिजनेसमैन। तो इससे क्या फायदा होता है कि जब हम चीज़ों की सेलिंग कर रहे होते हैं, चीज़ें बाय की जा रही होती हैं, तो उन चीज़ों के अंदर कुछ यूटिलिटी मौजूद होती है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस की नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए काफ़ी होती है। तो इस वजह से एक अच्छा बिजनेस, और बिजनेस के अंदर जो एक खसूसियत होती है वो ये होनी चाहिए कि बिजनेसमैन जब वो किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के हवाले से जब वो डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, तो फिर जो कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जो कस्टमर है वो चाहता क्या है, ठीक है, और मेरी ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कस्टमर की किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कामयाब हो सकती है, ठीक है। तो ये क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ये भी एक बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक कहलाती है। थर्ड वन, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। एवरी बिजनेस डील्स विद सेल्स, परचेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। देखिए हर बिजनेस जो है वो सेल के साथ डील करता है, परचेजिंग भी हर बिजनेस में होती है, प्रोडक्शन भी होती है, एक्सचेंज भी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज। देखें दो ही चीजें होती हैं, या तो गुड्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं फॉर सम कंसिडरेशन, ठीक है, किसी भी रिटर्न के लिए। अब लेट्स एक शख्स है वो मार्केट में जाकर सेल करता है, ठीक है, तो वो जो बायर है जो चीज़ों को बाय कर रहा है उसके लिए कंसिडरेशन है वो चीज़ें, वो इशिया जो वो बाय करना चाहता है। जो सेलर है उसके लिए जो कंसिडरेशन है वो कैश है, ठीक है, जो उसने सेल करने के अगेंस्ट बायर से हासिल करनी है, तो ये कंसिडरेशन है। और इसी तरीके से सर्विसेज में भी इसी तरह है कि जो शख्स है वो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो जो सर्विस ले रहा है उसके लिए कंसिडरेशन वो सर्विस है, और जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो जो सर्विस प्रोवाइड करने के अगेंस्ट वहां से कैश हासिल कर रहा है, तो उसके लिए जो कंसिडरेशन है वो कैश है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस इज अ गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स ऑनर्स एज वेल एज फॉर अदर पीपल, फॉर एग्जाम्पल एम्प्लॉयज, एजेंट्स एंड ट्रांसपोर्टर्स। तो बिजनेस जो है ये एक ऐसा सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी तो है, ठीक है, बिजनेस से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट होती हैं सोसाइटी के अंदर। इससे जो एम्प्लॉयज हैं, जो उसके मुलाजिम हैं, जो कि काम कर रहे हैं उसके कारोबार के अंदर, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी है उनके पास भी, और इसी तरह ये एजेंट्स और ट्रांसपोर्टर्स। इसके बाद ये इस्लामिक प्रोसेस। बिजनेस इज एन इस्लामिक वे ऑफ अर्निंग लिविंग, ठीक है, बिजनेस एक ऐसा इस्लामिक जरिया है जिंदा रहने का। इनकम फ्रॉम बिजनेस इज नॉन एज प्रॉफिट विच इज रिस्क हलाल,
तो हम ये कहते हैं कि बिजनेस की एक जो खसूसियत है वो ये भी है कि हम बिजनेस से जो रिटर्न हासिल करते हैं वो प्रॉफिट कहलाता है और वो एक रिस्क हलाल है। एंड आवर होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ डिड प्रॉस्पेरियस बिजनेस, आपने खुद तिजारत को पसंद फरमाया, और ये जो तिजारत है इसके अंदर बरकत इस वजह से भी है क्योंकि ये अंबिया करम का पेशा भी है, तो ये एक इस्लामिक प्रोसेस भी हम इसको कह सकते हैं। मोटिव क्या होता है? कोई भी बिजनेस करने का एक मोटिव होता है, एक मकसद होता है। द मोटिव ऑफ द बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट। मोटिव, मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है, अदरवाइज इट विल नॉट बी टर्म एज अ बिजनेस। तो हम इसको बिजनेस नहीं कह सकते। ऑर्गेनाइजेशन, एवरी बिजनेस नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग। हर बिजनेस को जरूरत होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की ताकि वो सक्सेसफुली काम कर सके। अ प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन इज हेल्पफुल इन द स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस एंड अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन हर उस जगह को कहते हैं कि जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कोई काम करते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए मिलकर, उनका पर्पस एक होता है, ऑब्जेक्टिव एक होता है, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। लेट्स से कॉलेजेस भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूनिवर्सिटी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, मस्जिद एक ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। तो एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के हवाले से उनके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन कि एक बिजनेस जो है जब तक उसकी एक्टिविटीज एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में नहीं होती तब तक उसके ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकते। इसके बाद प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स, चीजों की प्रोडक्शन या चीजें खरीदना। अब बिजनेसमैन डील्स इन प्रोडक्शन और परचेज ऑफ गुड्स। एक बिजनेसमैन जो होता है वो चीजों की प्रोडक्शन के अंदर मुलविस होता है, उनको डील कर रहा होता है, या वो चीजों को परचेज करता है कि बनी बनाई चीजों को परचेज कर रहा होता है। दिस गुड्स आर सप्लाई टू द पीपल, चीजें लोगों को गुड्स सप्लाई की जाती हैं। सो इट इज नेसेसरी दैट मोर गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड सो दैट डिमांड ऑफ द पीपल में बी फुलफिल्ड। तो फिर इसमें क्या होता है? कहते हैं ये बहुत जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोड्यूस की जानी चाहिए ताकि लोगों की मार्केट के अंदर जो डिमांड है, जो तलब है, उस चीज के बारे में वो फुलफिल हो सके। आगे पढ़ते हैं। नंबर 9, रेगुलर ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। बिजनेस हैज अ नेचर ऑफ रेगुलर डीलिंग्स एंड सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, सो बिजनेस ओनली दोज ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड विच हैव रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी। तो बिजनेस हर वो एक्टिविटी बिजनेस कहलाएगी जिसके अंदर डीलिंग्स में तसलसल हो। बिजनेस हैज नेचर ऑफ रेगुलर डीलिंग्स, बिजनेस की जो नेचर होती है कि जिसको वाकई बिजनेस कहते हैं। तो बिजनेस के अंदर जो है जो ट्रांजैक्शन हो रही है, जो लेन देन हो रहा है बायर और सेलर के दरमियान में, वो रेगुलर होना चाहिए एंड सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन होनी चाहिए। सो इन बिजनेस ओनली दोज ट्रांजैक्शंस इंक्लूडेड विच हैव रेगुलरिटी एंड कंटिन्यूटी। तो इसके अंदर जो है एक रेगुलरिटी होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। Business involves a large volume of risk and uncertainty. The risk element in business keeps a person vigilant and he tries to ward off his risk by executing his policies properly. देखें जी, कोई भी बिजनेस है, कोई भी कारोबार है, तो उसके अंदर बहरहाल रिस्क का फैक्टर तो हर जगह पे होता है, हर लेवल के ऊपर रिस्क फेस करना पड़ता है। तो गैर यकीनी सूरत हाल भी पैदा होती है तो उसके अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है। इसके बाद जनाब नंबर 11 पॉइंट, सेल और ट्रांसफर फॉर वैल्यू। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इज द सेल और ट्रांसफर ऑफ गुड्स फॉर वैल्यू। एक जो खसूसियत है किसी भी बिजनेस की, इसके अंदर चीज़ें गुड्स सेल की जाती हैं या मुंतकिल की जा सकती हैं फॉर वैल्यू कंसिडरेशन के लिए। जो बात ऊपर भी बात की वजाहत हो गई कि लोग क्या करते हैं, अपनी कंसिडरेशन के लिए चीज़ों को बाय और सेल करते हैं। सोशल वेलफेयर, बिजनेस डज नॉट ओनली सेटिस्फाई द प्रोड्यूसर। जो बिजनेस होता है ना सिर्फ वो प्रोड्यूसर को सेटिस्फाई करता है बट आल्सो कंज्यूमर, सारिफ को भी, जो कि उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने वाला सारिफ होता है। देखिए, जो कंपनीज होती हैं वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं, वो कंज्यूमर के लिए प्रोड्यूस करती हैं, सारिफ के लिए प्रोड्यूस करती हैं, जो उनका अल्टीमेट कंज्यूमर होता है। व्हेन प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड फॉर सेल एट लो प्राइसेस इन मार्केट, जब प्रोडक्ट्स ऑफर की जाती हैं सेल के लिए लो प्राइस के ऊपर मार्केट्स में, तो ये सोशल वेलफेयर का भी एक फैक्टर है जी। आगे हम नेचर ऑफ बिजनेस को भी
थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि नेचर ऑफ बिजनेस या वो क्या होती है। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, एक सोशल सिस्टम है, एक सिस्टम है। सोशल एक्टिविटीज, बिजनेस इज अ सोशल एक्टिविटी एज इट इज कंसर्न्ड विद द क्रिएशन ऑफ वेल्थ थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। तो बिजनेस एक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इस वजह से इसको कह रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्रिएशन ऑफ वेल्थ है, और जो क्रिएशन ऑफ वेल्थ है ये कैसे वेल्थ, दौलत जो है वो कैसे क्रिएट की जाती है, थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। जब हम ऐसी गुड्स बनाते हैं जो कि ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के काबिल हों, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं कि वो गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सोसाइटी में, और सोसाइटी क्या करती है, उससे फायदा उठाती है, ह्यूमन वांट्स फुलफिल होती हैं, और बदले में वो कारोबार को कंसिडरेशन देते हैं, कैश देते हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ह्यूमन एक्टिविटी, बिजनेस इज एन ह्यूमन एक्टिविटी एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डन बाय ह्यूमन बीइंग्स, thus business is one of the most important human activity। देखिए ये कारोबार जो है ये एक इंसानी सरगर्मी है, बिजनेस जो है इंसान करते हैं, और हर ह्यूमन एक्टिविटी जो है, हर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो ह्यूमंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो द बिजनेस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके बाद सोशल प्रोसेस है। बिजनेस इज रन बाय ऑनर्स एंड एम्प्लॉइज विद द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल्स कस्टमर्स, दस बिजनेस इज सोशल प्रोसेस। बिजनेस एक सोशल प्रोसेस है बिकॉज देखें बात यह है कि सोसाइटी के अंदर जो लोग रहते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, वो भी चूंकि सोसाइटी का हिस्सा हैं, तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये एक सोशल प्रोसेस है। बिजनेस एक सिस्टम है। बिजनेस इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स विच लीड्स टू द अटेनमेंट ऑफ द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू अ वेल एस्टैब्लिश्ड प्लान। तो बिजनेस जो है एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। बिजनेस जो है एक मुनज़्ज़म ऐसा तरीक़ाकार होता है बहुत से एलिमेंट्स का, जहाँ पे अटेनमेंट की जाती है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू वेल एस्टैब्लिश्ड प्लान। हर बिजनेस के बाद एक प्लान मौजूद होता है जिसके तहत वो काम करता है और अपने गोल्स को और मिशन को अचीव करता है। कंपोनेंट स्कोप ऑफ बिजनेस, बिजनेस का स्कोप क्या है? द वर्ड बिजनेस इंक्लूड ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज कंसर्न विद अर्निंग मनी, ठीक है। तो बिजनेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है, उसका मकसद प्रॉफिट अर्न करना होता है। इन अदर वर्ड्स, बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच वेरियस पर्सन्स रेगुलरली प्रोड्यूसेस और एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी का नाम है जिसके अंदर रेगुलरली चीजें प्रोड्यूस की जा रही हैं, एक्सचेंज की जा रही हैं, सर्विसेज एक्सचेंज की जा रही हैं फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। कंपोनेंट्स अगर हम बात करें तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं बिजनेस के, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन और एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन के अंदर, सनत के अंदर चीज़ों की प्रोडक्शन की जाती है, चीज़ें प्रिपेयर की जाती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज द प्लेस, कैसी जगह को कहते हैं, वेयर रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स व्हिच हैव द एबिलिटी टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड्स एंड कैन यूज्ड इन अनदर इंडस्ट्री एज अ बेस मटेरियल। देखें, सनत हर जगह को कहते हैं जहां पे एक रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश्ड गुड्स के अंदर। फिनिश्ड गुड्स कौन सी गुड्स होती हैं? फिनिश्ड गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं, ऐसी अशिया जो कि बिकने के लिए मार्केट के अंदर रेडी होती हैं, उसको हम फिनिश्ड गुड्स कहते हैं। सेमी फिनिश्ड गुड्स ऐसी गुड्स होती हैं जो कि अभी मुकम्मल तैयार नहीं हुई, वो बल्कि अभी इन प्रोसेस हैं, इन प्रोसेस गुड्स हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स। ऐसा भी होता है कि दो इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज ए और इंडस्ट्री बी। अब इंडस्ट्री ए के अंदर जो चीज तैयार हुई है वो जब इंडस्ट्री बी में जाती है, ठीक है, तो इंडस्ट्री ए ने जो चीज भेजी वो इंडस्ट्री ए के लिए आउटपुट है, और जो चीज इंडस्ट्री बी में आई है, ठीक है, वो इंडस्ट्री बी के लिए वो इनपुट है। और इसी तरीके से ही तमाम जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो चीजों को बनाती हैं। अच्छा, इसके बाद ये कहता है कि विच हैव एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बनती हैं, और चीज़ें जो बनती हैं वो ह्यूमन नीड्स को सामने रख कर बनाई जाती हैं कि ह्यूमन नीड्स क्या हैं, लोग किस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली बात है कि जब एक चीज़, एक प्रोडक्ट जो कि बनेगी उस सामने ह्यूमन वांट्स को मद्देनजर रख कर बनाई जाएगी, तो इससे जो ह्यूमन नीड्स हैं वो सेटिस्फाई होंगी एंड कैन बी यूज इन पर्टिकुलर इंडस्ट्री एज अ बेस मटेरियल। वही बात जो पीछे हो चुकी कि एक इंडस्ट्री के लिए कुछ चीज़ आउटपुट, दूसरी के लिए इनपुट हो सकती है। इन अदर वर्ड्स, इंडस्ट्री मीन्स पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। इंडस्ट्री का ये मतलब होता है कि ये भी एक बिजनेस का पार्ट होता है विच इज कंसर्न विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड फैब्रिकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो देखिए बिजनेस के अंदर फिर
बहुत तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। उसके अंदर एक्सट्रैक्शन भी होती है कि ज़मीनों से कि ज़मीन से की चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं। कुछ ऐसी सनतें होती हैं जिनका काम ये होता है कि वो ज़मीनों से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करती हैं, निकालती हैं। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो कि फैब्रिकेशन की प्रोडक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। सो हम आगे काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ को डिस्कस करते हैं जी, प्राइमरी इंडस्ट्रीज और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर हमारे पास एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्रीज आती हैं अमूमन, और सेकेंडरी के अंदर हमारे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस इंडस्ट्री हमारे पास आती है। जी, तो प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री इज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स व्हिच आर यूज्ड इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। प्राइमरी इंडस्ट्री जिनको हम बुनियादी सनत भी कहते हैं उर्दू के अंदर, एक ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि बुनियादी तौर पे रॉ मटेरियल की प्रोडक्शन में या फिर उसकी एक्सट्रैक्शन में, एक्सट्रैक्शन से मुराद है कि ज़मीन की, यानी कि जो ज़ेर ज़मीन अल्लाह ताला ने हमें जो ख़जाने अता किए हैं, ठीक है, उस ख़जानों को एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, ऐसी सनत जो कि ज़मीन से चीज़ों को निकालती है, एक्सट्रैक्ट करती है, वो एक्सट्रैक्टिंग इंडस्ट्रीज़ कहलाती हैं। और फिर जो कि ये जो मटेरियल यूज़ होता है, ये कहाँ पे यूज़ होता है, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री जिसको हम सानवी सनत कहते हैं, वहाँ पे ये चीज़ यूज़ होती है। एक्सट्रैक्टिव दोस इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट राइस और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फ्रॉम बिलो और अबव द सर्विस ऑफ द अर्थ, जो कि ज़मीन की सतह के ऊपर और ज़ेर ज़मीन जो चीज़ें हैं, जो कुदरत के ख़जाने हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करने का नाम है, ठीक है। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल फिशरीज हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, एक्सट्रैक्शन ऑफ गैस एंड कूल। इसकी बात है जेनेटिक इंडस्ट्रीज। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज व्हिच आर एंगेज्ड इन रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टेन स्पीशीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स। जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्री को जेनेटिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है जहाँ पे ब्रीडिंग करवाई जाती है, जहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उनकी स्पीशीज को बढ़ाने के लिए, उनको मल्टीप्लाई करने के लिए उनको तौलीद के अमल से गुजारा जाता है ताकि उनकी जो स्पीशीज हैं उनकी नस्ल में इजाफा हो सके। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म है, फिशिंग फार्म है, डेयरी फार्म्स हैं एंड प्लांट्स आर रॉ मटेरियल्स आर मेक यूजफुल गुड्स। रॉ मटेरियल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज एंड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर जो रॉ मटेरियल आता है वो अमूमन प्राइमरी इंडस्ट्री से आता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इनको हम 3 हिस्सों के अंदर तोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। ऐसी इंडस्ट्री कहलाती है जो कि किसी भी चीज़ की कंस्ट्रक्शन के साथ अंगेज होती है, जिसके अंदर हमारे पास बिल्डिंग्स हैं, कनाल्स हैं, रोड्स की कंस्ट्रक्शन है, ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन है। तो ऐसी सनत जो कि तामीरात के साथ मुंसलिक होती है, हम उसको कहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री कहलाती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो कि गुड्स की या जो सेमी फिनिश्ड गुड्स होती हैं उनको, मतलब कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करती है फिनिश्ड गुड्स के अंदर या सेमी फिनिश्ड गुड्स को कन्वर्ट करती है फिनिश्ड गुड्स के अंदर। तो ऐसी इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कहलाती है जहाँ भी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होती है। सर्विसेज इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री कहलाती है जिसके अंदर सर्विसेज वगैरह दी जाती हैं। जिस तरीके से एक डॉक्टर है तो उसकी एक सर्विस होती है, टीचर की सर्विस है, लॉयर की सर्विस है, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसकी सर्विस है। तो ये सर्विसेज होती हैं। ऐसी इंडस्ट्रीज, दोस इंडस्ट्रीज इंक्लूड विच आर एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग सर्विस, जो कि कुछ सर्विस देते हैं। बहुत से प्रोफेशनल्स हैं जो सर्विस देते हैं और बदले में फी चार्ज करते हैं। जी, कॉमर्स क्या होती है? हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि बिजनेस की जो है आगे 2 मेन इसकी ब्रांचेस हैं, एक इंडस्ट्री दूसरा कॉमर्स। कॉमर्स का सेकंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस का सेकंड कंपोनेंट होता है। द टर्म कॉमर्स इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज, फंक्शंस और एंड इंस्टीट्यूशंस व्हिच आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसफरिंग गुड्स प्रोड्यूस्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज एंड फ्रॉम देयर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू अल्टीमेट कंज्यूमर्स। कॉमर्स के अंदर बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जहाँ पे चीज़ों की जाय पैदाइश से लेकर के जहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, वहाँ से लेकर एंड कंज्यूमर तक पहुँचाने तक, जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो हम लोग हैं, जो आम सारिफीन हैं, जो कि उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं, तो हम हमारे मतलब कि कंपनी से लेकर मार्केट में लाने तक जितने जो प्रोसेसेस होते हैं, जितने जो प्रोसीजर्स होते हैं, जितने स्टेप्स होते हैं, उन पूरे स्टेप्स का नाम कॉमर्स है। कॉमर्स के अंदर ये तमाम तरह एक्टिविटीज़ होती हैं और कॉमर्स के जो फंक्शंस हैं वहाँ पे उसके दरमियान में बहुत से इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे बैंक्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इस तरह हमारी इंश्योरेंस कंपनीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो इंशाल्लाह हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। कमर्शियल ऑक्यूपेशंस डील विद द बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये कमर्शियल ऑक्यूपेशंस
ठीक है, जो कि डील करते हैं बाइंग और सेलिंग के साथ, ठीक है। कमर्शियल कहते हैं बिजनेस, मतलब जो कारोबारी जो हमारी जो ऑक्यूपेशंस होती हैं, ठीक है, ये इसके अंदर बाइंग और सेलिंग होती है चीज़ों की। इसके अंदर हम चीज़ों की एक्सचेंज कर रहे होते हैं, कमोडिटीज़ को, और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तकसीम करते हैं फिनिश्ड गुड्स को। स्कोप ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स का जो स्कोप है उसको हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। ट्रेड के अंदर, ट्रेड कहते हैं तिजारत को। ट्रेड इज अ होल प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट पर्संस और इंडस्ट्रीज टू देयर अल्टीमेट कंज्यूमर्स। इन अदर वर्ड्स द सिस्टम और चैनल विच हेल्प्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स। अच्छा देखें, ट्रेड कहते हैं तिजारत को, इसके अंदर चीज़ों की तिजारत होती है, चीज़ें जो है वो ट्रांसफ़र की जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, ठीक है, जो कि बहुत से लोग बनाते हैं, बहुत सी जो सनतें हैं वो उनको प्रोड्यूस करती हैं अल्टीमेट कंज्यूमर के लिए। आगे जो ट्रेड्स हैं, आगे ट्रेड की दो मज़ीद फर्दर टाइप्स हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। जी जो ट्रेड है, ट्रेड को हम दो हिस्सों के अंदर बांटते हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड कहते हैं मुल्क की तिजारत को, इसके अंदर मजीद दो इसकी फर्दर टाइप्स हैं, होल सेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, और इम्पोर्ट ट्रेड और एक्सपोर्ट ट्रेड फॉरेन ट्रेड में। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होती है? इम्पोर्ट ट्रेड द परचेजेस एंड सेल्स ऑफ गुड्स इनसाइड द कंट्री इज कॉल्ड होम ट्रेड, जो कि मुल्क की सतह पे होती है, मुल्क की लेवल पे होती है। हम देखते हैं अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो तिजारत हो रही होती है हमारी मुल्क की सतह के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे जो डोमेस्टिक ट्रेड, जिसको हम लोकल या इंटरनल ट्रेड भी बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे दो तरह की ट्रेड होती है हमारे मुल्क के अंदर, मुल्क की लेवल पे, होल सेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होल सेल को उर्दू में कहते हैं थोक फरोश। It involves the selling of goods in large quantities to shopkeepers in order to resell them to the consumers। अक्सर हमारे गली मोहल्लों में जो छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, ठीक है, तो ये कहाँ से प्रोडक्ट लेकर आते हैं? ये लेकर आते हैं होल सेल वाले से, थोक फरोश वाले से। ये प्रोडक्ट बल्क के अंदर परचेज करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज के अंदर परचेज करते हैं, इन ऑर्डर टू रीसेल। उनका मकसद क्या होता है? प्रोडक्ट को रीसेल करना, ठीक है। तो होलसेलर इज लाइक अ ब्रिज बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एंड रिटेलर्स। तो हम ये कह सकते हैं कि जो होलसेलर जो है ये प्रोड्यूसर के दरमियान में और रिटेलर्स के दरमियान में एक ब्रिज का काम करता है। ये देखिए, कॉमर्स जो है बेसिकली ये पूरी एक साइकिल का नाम है। कॉमर्स के अंदर जो है सबसे पहले होता है प्रोड्यूसर से होलसेल से रिटेल, और रिटेल से फिर एंड कंज्यूमर तक, ये पूरे एक सिलसिला है। रिटेल में ये काम होता है। रिटेलिंग मीन्स सेलिंग द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। रिटेलर इज द मिडल मैन हु परचेज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स और होलसेलर्स एंड प्रोवाइड दीज गुड्स टू द कंज्यूमर नियर देयर हाउसेस, ठीक है। रिटेल की शॉप्स जो आम, जिसको हम परचून फरोश की शॉप कहते हैं, जो आम हमारे गली मोहल्लों के अंदर होती हैं, ये चीज़ें लेकर आते हैं। ये चीज़ें स्मॉल क्वांटिटी के अंदर जो है वो परचेज करते हैं। सम टाइम इनका जो वास्ता होता है ये होल सेल से होता है, और कुछ केसेस के अंदर जो है डायरेक्ट प्रोड्यूसर से भी हो सकता है। फॉरेन ट्रेड के अंदर हमारी जो होती है वो हमारी जो गैर मुल्क की तिजारत हम उसे बोलते हैं, ठीक है। ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज फॉर देयर म्यूचुअल एडवांटेजेस इज कॉल्ड फॉरेन ट्रेड। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड कहलाती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, हम इसमें करते हैं। इंपोर्ट के अंदर हम ये करते हैं कि चीज़ों को बाहर से मंगवा रहे होते हैं। व्हेन गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एन अदर कंट्री इज कॉल्ड इंपोर्ट ट्रेड। यानी कि समटाइम ये होता है कि हमारे पास मुल्क के अंदर किसी चीज़ की कमी होती है, ठीक है, डिमांड होती है, लेकिन हमारे पास वो वसाइल नहीं होते, वो रिसोर्सेज नहीं होते कि हम उस प्रोडक्ट को खुद से बना सकें, लिहाजा फिर हम उस चीज़ को इंपोर्ट करते हैं, बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ट्रेड वो ट्रेड होती है जो कि हम किसी दूसरे मुल्क को बेचते हैं, सेल करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट ट्रेड कहते हैं। एड्स टू ट्रेड के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं, वो तमाम ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि एक ट्रेड को प्रमोट करने के लिहाज से जो है वो काम करते हैं, मतलब एक एड का काम करते हैं। जिस तरीके से एक मेडिकल एड होती है, जब कोई बंदा बीमार होता है तो उसको मेडिकल एड प्रोवाइड की जाती है, इस तरीके से ट्रेड को प्रमोट करने के वाले से जो कुछ एड, जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ट्रेड के एड के ऊपर काम करती हैं। ट्रेड मीन बिटिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, वेयर एज एड टू ट्रेड मीन्स बहुत सी इसमें चीज़ें होती हैं। बैंकिंग का एक रोल होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली इन्वॉल्व होती है, इंश्योरेंस होती है, वेयर हाउसिंग, एजेंट फाइनेंस एंड एडवर्टाइजिंग कम्युनिकेशन। बैंकिंग के अंदर होता क्या है? देखें, इन डेली बिजनेस रूटीन कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल institutions help the seller and the buyer in receiving the buyers in receiving and making payments। देखें, आप इसकी इंग्लिश खुद ही पढ़ लीजिएगा, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली इसके बारे में बता देता हूँ। बैंकिंग के अंदर ये होता है, देखें, हमारे जो बिजनेस जो है यहाँ पे फाइनेंस इन्वॉल्व होता है ना, ठीक है, और हमारे आजकल में जो सेलर और बायर है उनके दरमियान में जो पेमेंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैंक्स के थ्रू होती हैं। तो अल्टीमेटली बात है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर के गुड्स जो हैं वो कंपनी से आ रही हैं होलसेल के लेवल पे, होलसेल से रिटेल के लेवल पे, फिर एंड कंज्यूमर में जाती हैं। तो ये पूरे बहुत सारे ये एक
एक पूरा बाकायदा प्रोसेस होता है, तो उस प्रोसेस के अंदर जो जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो बैंक्स के थ्रू ही हो रही होती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि बैंक्स की एक कंट्रीब्यूशन है, तो बैंक जो है वो एक एड के तौर पर काम करते हैं ट्रांजैक्शन के हवाले से। ट्रांसपोर्टेशन, देखें जी, जो गुड्स हैं जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर की जा रही हैं, कोई मिल होगी, कोई फैक्ट्री होगी, तो वहाँ से चीज़ें लोड होकर, ठीक है, आती हैं कंज्यूमर्स के पास, ठीक है। जिस तरीके से अब देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर बाय रोड भी हो रही होती हैं, बाय रेल भी होती है, सी भी, मतलब कि समुद्री जो जहाज़ होते हैं वहाँ से भी चीज़ें आ जा रही होती हैं। इंश्योरेंस, देखें जी, हमने ये पढ़ा था कि बिजनेस के अंदर रिस्क होता है। अब जो रिस्क होता है इससे बचने के लिए इंश्योरेंस करवाई जाती है। इंश्योरेंस का भी एक अहम रोल है, जो कि देखना, जब एक तिजारत होती है, चीज़ें जब आती जाती हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में जब जाती हैं, तो वहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व होता है। ऐसे भी हो सकता है कि वो चीज़ें रास्ते पे चोरी हो जाएं, ऐसे भी हो सकता है कि आग लग जाए, ऐसे भी हो सकता है कि अगर तो यानी कि वो लेट से किसी गाड़ी में जा रही थी तो उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उस भारी नुकसान से बचने के लिए कंपनीज ये करती हैं, उस कंपनसेशन के लिए इंश्योरेंस करवाती हैं, तो जिससे ये होता है कि वो चीज़ें काफ़ी हद तक सेफ हो जाती हैं। तो इंश्योरेंस का भी एक रोल होता है इसमें। वेयर हाउसेज, देखें जी, वेयर हाउसेज जो होते हैं, जिसको हम गोदाम कहते हैं, तो जब चीज़ें जब कंपनी से जब आती हैं मार्केट तक, तो समटाइम ऐसा भी होता है कि चीज़ों को टेम्परेरी तौर पर स्टोर करने की हाजत महसूस होती है, ठीक है। तो जब चीज़ें जब बड़ी क्वांटिटी के अंदर परचेज की जाती हैं, तो फिर एक वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ती है उन मैन्युफैक्चर गुड्स को सेव करने के हवाले से। एजेंट्स कौन लोग होते हैं, क्या करते हैं, इनका क्या रोल है? देखें, एजेंट वो शख्स होता है जो कि बायर और सेलर को आपस में मिलाता है, ठीक है ना। ये हमने एड्स पढ़े हैं ना, एड्स, ठीक है, कि जो तिजारत में ऐसे वो अवामिल जो तिजारत को प्रमोट करने में अपने कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो एक तरफ है बायर, एक तरफ है सेलर, उन दोनों को मिलाएगा एजेंट और बदले में कमीशन ले लेगा। फाइनेंस, देखिए जी, फाइनेंस जो होती है एक इंडस्ट्री का सेटअप करने के लिहाज से फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक बैंक्स, तो वो क्या करते हैं, वो फिर फाइनेंस करते हैं, वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको हेल्प मिल जाती है, अपने कारोबार अच्छे तरीके से चला सकते हैं। एडवर्टाइजिंग जो है ये भी बहुत एक अहम चीज़ होती है, इश्तिहार, ठीक है ना। जब तक एक प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट नहीं हो जाती, कस्टमर को क्या पता चलेगा कि मेरी जो प्रोडक्ट है या जिस प्रोडक्ट की मुझे ज़रूरत है ये कहाँ पे अवेलेबल है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ को प्रमोट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट की भी अपनी एक कंट्रीब्यूशन होती है इसके अंदर। और एडवर्टाइजमेंट जो की जाती है ये टीवी के थ्रू भी होती है, न्यूज़पेपर्स के थ्रू भी और रेडियो के थ्रू भी। कम्युनिकेशन, द प्रोड्यूसर, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, बैंक्स और ये जितनी भी जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्लेसेस पे होती हैं, ठीक है। तो हम आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, उनका आपस में जो राबता होता है, जो कायम होता है, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी होता है, हम टेलीफोन के थ्रू भी जो सारे ये जो लोग हैं, मींस होलसेलर्स हैं, रिटेलर्स हैं, बैंकर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो आपस में क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। इसके बाद फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 तरह के होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से ये मुराद है कि वो कौन से अवामिल हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। लेबर हैं, ठीक है, labor is the most important factor of production. Labor are the people who work in an organization and provide physical mental efforts in production process, ठीक है। तो लेबर जो होती है वो क्या करती है, जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करती है और अपना मेंटली समटाइम एफर्ट्स लगा रही होती है, समटाइम फिजिकल एफर्ट्स लगा रही होती है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, ठीक है। तो लेबर जो है वो भी एक फैक्टर प्रोडक्शन है। कैपिटल, देखिए जो कैपिटल है ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, सरमाया ज़रूरी चीज़ है, सरमाया के बगैर कुछ भी नहीं होता, ठीक है। सरमाया जो है वो इन्वेस्टर लगाते हैं, ठीक है, और इससे क्या होता है, बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस जो है अपने गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ऊपर बात हुई थी लेबर की, तो लेबर का जो रिटर्न होता है वो वेजेस की शक्ल में होता है। कैपिटल जो होता है वो क्या करता है, वो अपना प्रॉफिट लेता है, चार्ज करता है। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? एंटरप्रेन्योरशिप इज द बिजनेस एबिलिटी टू पीपल टू रन द बिजनेस, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है एक ऐसे शख्स को एंटरप्रेन्योर कहते हैं जिसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है कारोबार को मैनेज करने के हवाले से, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ों को, रिसोर्सेज को मैनेज करता है, आइडेंटिफाई करता है, ये सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज़ को देखता है, अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करता है, और फिर ये देखता है कि किस तरीके से मैं वेल्थ को क्रिएट कर सकता हूँ, और जो रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो चीज़ों को देखता है।
फिजिकल रिसोर्सेज के अंदर जो मशीनरी है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये तमाम हमारे फिजिकल रिसोर्सेज हैं जो किसी भी सिस्टम के अंदर यूज़ होते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम दो तरह का होता है, प्लान्ड इकोनॉमी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। प्लान्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है कि जहाँ पे ये चीज़ गवर्नमेंट खुद डिसाइड करती है, ठीक है, कि रिसोर्सेज किस तरीके से जनरेट किए जाएंगे, किस तरीके से रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाएगा और इसके जो की फंक्शंस हैं वो कौन से होंगे और किस तरीके से जो फैक्टर प्रोडक्शन है ये यूटिलाइज किए जाएंगे और कितना जो है ये जो इकोनॉमी की जो आउटपुट होती है ये डिसाइड करती है गवर्नमेंट। फ्री मार्केट इकोनॉमी के अंदर जो है ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है मार्केट के ऊपर। मार्केट की डिमांड और सप्लाई की जो फोर्सेज होती हैं वो मार्केट को कंट्रोल कर रही होती है और मार्केट के अंदर जो प्राइस की डिटर्मिनेशन होती है ये चीज़ मैयर होती है फोर्सेज से। वो फोर्सेज डिमांड और सप्लाई की फोर्सेज हैं ऑब्वियसली। तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट होती है कोई इंटरफेरेंस नहीं करती। उस तरह की जो मार्केट होती है उसको हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो उसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर डिसाइड किया जाता है, और वो डिसाइड कौन करता है, मार्केट मैकेनिज्म डिसाइड कर रहा होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। अच्छा, इसके बाद ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो कि मैं वैसे इसको थोड़ा सा ब्रीफली पढ़ता हूँ, बाकी आप इसको डिटेल से पढ़ लीजिएगा, ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसके अंदर ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं होते, जिनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से हमारे जो टेक्नोलॉजी के जो फैक्टर्स हो गए, हमारे मुल्क की जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो पोलिटिकल सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रोल नहीं किए जा सकते, बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। इसके अंदर फिर स्ट्रेंथ्स होती हैं, वीकनेसेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनल फैक्टर्स में आती हैं। उसकी एक बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो सकती है? बिजनेस की स्ट्रेंथ ये हो सकती है कि उसके पास जो वर्कर्स हैं वो ट्रेन हैं, वर्कर्स जो हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, उनके पास रिसोर्सेज सफिशिएंट हैं, ठीक है। और इसी तरीके से उनकी रैप बहुत अच्छी है, उनका एक ब्रांड का नाम है, ठीक है। और इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होता है और वीकनेसेस होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो कि अच्छा, इसके अंदर फिर आगे लैक ऑफ सफिशिएंट कैपिटल है, वीक ब्रांड नेम है, पुअर रेपुटेशन है, ये इसकी वीकनेसेस हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हो सकती हैं। अच्छा जी, स्वाट एनालिसिस ये एनालिसिस होता है, मैं इसको इन शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर बेसिकली चार चीज़ों को देख रहे होते हैं। स्वाट मीन एस मीन स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन वीकनेसेस, ओ फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड टी फॉर थ्रेट्स। तो उसके अंदर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं, कुछ उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो वो देख सकते हैं एनालिसिस करने के बाद, कुछ उनके थ्रेट्स होते हैं, कुछ खतरात होते हैं जो कि उनको सोसाइटी से होते हैं, अपने कंपेरेटर से होते हैं। क्वालिटीज़ एक अच्छे बिजनेसमैन की कौन सी होती हैं? उसके अंदर एबिलिटी टू प्लान होनी चाहिए, उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए प्लान करने की, वो एक अच्छा एक्टिवेटर होना चाहिए, उसके पास एक करेज होनी चाहिए कोई काम करने की, उसके अंदर कॉपरेशन की स्पिरिट होनी चाहिए, वो ऑनेस्ट होना चाहिए, वो अच्छा डिसीजन मेकर होना चाहिए, वो एक डिसिप्लिन शख्स होना चाहिए। इसी तरीके से वो अपने बिजनेस का इवेल्युएटर होना चाहिए, इवेल्युएट कर सकता हो, वो फोरसाइटेड होना चाहिए, वो जो है दूरअंदेश होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्कर होना चाहिए, इनिशिएशन और नॉलेज उसके पास अच्छी होनी चाहिए बिल्डिंग की और मार्केट की, लीडरशिप की उसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स मौजूद होनी चाहिए, और एक अच्छा नेगोशिएटर होना चाहिए, इसकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए। इसी तरीके से कोई डिसीजंस करने वाला होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिव्यूअर ऑन साउंड जो एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एक टैक्टफुल शख्स हो, टेक्निकल स्किल्स उसके पास होनी चाहिए। तो ये हमारे यहाँ पे लेक्चर कंप्लीट होता है। तो ये तमाम चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा खुद से, तमाम तरह जो एक गुड बिजनेसमैन के अंदर जो क्वालिटीज़ होती हैं। तो फिर अगर आपका कोई सवाल हुआ या अगर आपको कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। मेरे वीडियो सुनने का बहुत शुक्रिया।